एपिसोड की स्टार्टिंग होती है काकू याशिरो यानी कि हमारे चहीते टीचर की वॉइस ओवर के साथ। याशिरो किसी को बता रहा था कि जब वो स्कूल में था तो उसकी क्लास की एक लड़की क्लास में कुछ हैमस्टर्स को लेकर आई थी, क्योंकि वो लड़की उन हैमस्टर्स को नहीं पाल सकती थी। इसीलिए याशिरो ने उस लड़की से सारे हैमस्टर्स ले लिए और उनका ख्याल रखने का वादा किया। लेकिन घर जाते ही उसने सारे हैमस्टर्स को पानी में डुबा दिया। कुछ देर बाद जब वो दोबारा उन हैमस्टर्स को देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सारे हैमस्टर्स डूब कर मर चुके थे, लेकिन सिर्फ एक हैमस्टर जिंदा बचा था जो बाकियों की डेड बॉडी के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा था। उस बचे हुए हैमस्टर को याशिरो ने पाल लिया और उसका नाम सर्वाइवर स्पाइस रखा था। उसके बाद याशिरो उसी आदमी को, जिसे वो अब तक ये सारी बातें बता रहा था, एक कहानी सुनाता है कि एक बार एक पापी आदमी नरक में सड़ रहा था। उस आदमी ने एक बार एक मकड़ी की जान बचाई थी, जिससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग में मकड़ी का जाला लटका दिया। वो उस जाले को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। उसके साथ साथ और भी लोग उस जाले पर चढ़ने लगे। उस पापी आदमी ने सबको लात मारकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने भी धागा तोड़ दिया और वो खुद भी नीचे गिर गया। उस हैमस्टर को पालने के बाद से याशिरो को सच में मकड़ी के जाले दिखने शुरू हो गए थे और उसे जिस आदमी के सिर पर भी वो मकड़ी का जाल दिखता, याशिरो उसे मार देता। लेकिन फिर किसी लड़के ने उसके काम में टांग अड़ा दिया और याशिरो को उसके सिर पर भी मकड़ी का जाला दिखने लगा। फिर याशिरो उसी आदमी से कहता है कि मैंने उस लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा बच गया और मैंने उसका नाम भी स्पाइस रख दिया। फिर मैंने उस लड़के पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ सातोरू। तो इतने देर से याशिरो जिस लड़के को ये सारी बातें बता रहा था वो अपना सातोरू ही था। सातोरू उस दिन डूबकर भी मरा नहीं था, और वो कैसे, वो तो हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद हम साचिको को देखते हैं, जो फिलहाल किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर जॉब कर रही थी और ये वक्त था 2003। सातोरू जिस दिन कार में डूब रहा था, उस दिन के बाद से सातोरू कभी अपने रियल वाले फ्यूचर, जिसमें कि उसकी मॉम मर चुकी थी, उसमें लौटा ही नहीं। उस फ्यूचर को सातोरू ने बदल दिया था। सातोरू इस वक्त साल 2003 में था और कार एक्सीडेंट वाले इवेंट के बाद से कोमा में ही था। साचिको को भी कुछ पता नहीं था कि आखिर सातोरू के साथ ऐसा क्यों हुआ था। सातोरू उन्हें बस इस हालत में मिला था और तब से वो सातोरू का ध्यान रख रही थी। फिर साचिको देखती है कि सातोरू को होश आया था और वो सातोरू को लेकर अस्पताल जाती है। वहाँ डॉक्टर सातोरू को बताता है कि तुम 15 सालों से बेहोश थे। 15 साल सुनकर सातोरू हैरानी से कुछ बोलता है और उसे बोलता हुआ देख डॉक्टर कहता है कि अगर तुम बोल पा रहे हो तो तुम्हें ठीक होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा सातोरू। उसके बाद डॉक्टर सातोरू से पूछता है, बेहोश होने से पहले की कोई बात तुम्हें याद है? तो सातोरू 15 साल पहले उस दिन की बात याद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। मानो याशिरो वाली घटना उसके दिमाग में कहीं कैद सी हो गई थी। वक्त 15 साल आगे आ चुका था और आसपास बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन सातोरू को कुछ भी नया नहीं लग रहा था, क्योंकि सातोरू ये सारे बदलाव पहले भी देख चुका था। इसीलिए उसके बाद अगले दिन सातोरू से मिलने के लिए केन्या और हिरोमी आते हैं, जो अब बड़े हो चुके थे और हिरोमी अब सच में आदमी लग रहा था। केन्या अभी एक वकील है और हिरोमी एक डॉक्टर। इतने वक्त बाद मिलने के कारण सातोरू उन दोनों से घंटों बात करता है, लेकिन केन्या को देखकर सातोरू को ऐसा लग रहा था कि वो सातोरू से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शायद साचिको ने उसे कुछ भी पूछने से मना किया था। शाम को ये दोनों वापस चले जाते हैं। सातोरू भी उन दोनों से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन साचिको ने उन्हें अतीत के बारे में बात करने से मना किया था और सातोरू उनकी बात मान लेता है, क्योंकि पिछले 15 साल तक साचिको ने सातोरू का ध्यान इस उम्मीद में रखा था कि किसी न किसी दिन वो जगेगा, तो उनके लिए सातोरू इतना तो कर ही सकता था। उसके बाद सातोरू चलने की थोड़ी सी ट्रेनिंग लेता है और थकने की वजह से वहीं बैठकर थोड़ा सा आराम करने लगता है। उसी वक्त उसके पास एक लड़की आती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। उस लड़की को देखकर सातोरू रोने लगता है, क्योंकि वो लड़की कायो थी। मैंने और आपने सातोरू और कायो के बारे में जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेजेंट में कायो की शादी हिरोमी से हो चुकी थी और ये बच्चा भी उन्हीं दोनों का था। मुझे पता है कि आप सब भी यही चाहते थे कि फ्यूचर में कायो और सातोरू एक साथ रहें,
लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता, अभी जो है आपको उसी हिसाब से चलाना होगा। और अगर आप काइयो और सातोरू की स्टोरी देखकर रोए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इस मूवी को भी एक बार जरूर देखना। अब काइयो और सातोरू के ऊपर कोई टिप्पणी किए बिना मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ। सातोरू की ये हालत देखकर काइयो को भी बुरा लग रहा था कि आज सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी में सातोरू की वजह से खुश हैं, लेकिन वो खुद ऐसी हालत में था। इस पर सातोरू काइयो से कहता है कि मेरी हालत को लेकर तुम्हें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो मेरी किस्मत में लिखा था। वैसे भी अगर मैंने कुछ खोया है तो यकीन मानो मैंने कुछ पाया भी होगा। सातोरू की पॉजिटिव बातों को सुनकर काइयो कहती है कि तुम पिछले 15 सालों से बेहोश थे, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले सातोरू। लेकिन फिर भी पहले मैं एकदम अकेली थी, लेकिन अभी मेरा खुद का परिवार है और शायद ये सब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, इसीलिए शुक्रिया सातोरू। काइयो उसे अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए शुक्रिया तो कहती है, लेकिन सातोरू को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसने काइयो के लिए किया क्या था। सातोरू पास्ट की सारी बातें भूल चुका था, उसे बस लोग याद थे, उनसे जुड़ी कोई भी बात सातोरू को नहीं याद थी। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो डॉक्टर से पूछ रहा था कि वो कितने वक्त बाद चलना शुरू कर देगा। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितनी जल्दी चलना शुरू करना चाहते हो। तो सातोरू कहता है कि आप आज से ही मेरी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं जल्द से जल्द चलना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर को किसी का फोन आता है और बाहर जाकर वो फोन पर किसी को बताने लगता है कि सातोरू बहुत तेजी से ठीक हो रहा है, लेकिन उसे पास्ट की कोई भी बात याद नहीं थी। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं पर बैठी एक लड़की उसे देख रही थी और सातोरू भी उसे नोटिस करता है। सातोरू अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आराम कर रहा था और उससे मिलने के लिए केन्या आता है और इस बार उसके साथ सवाड़ा भी होते हैं, लेकिन सातोरू उन्हें नहीं पहचान पाता। तो सवाड़ा सातोरू को बताता है कि वो पहले उसकी मॉम के साथ ही काम किया करते थे और वो सातोरू को तब से जानता है जब वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था। लेकिन वहीं पर साचिको सवाड़ा से कहती है कि उस बात को तो 20 साल बीत चुके हैं, अभी वो सब सातोरू को कैसे याद होगा। एंड उसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। शायद ये दोनों सातोरू से किलर के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन साचिको की वजह से कर नहीं पाए होंगे। उसके बाद हम सातोरू को देखते हैं जो नीचे ग्राउंड में टहल रहा था और उसे वहीं वो लड़की दिखती है जिसे सातोरू पहले भी बहुत बार देख चुका था। सातोरू जाकर उस छोटी सी लड़की से बात करता है। उस लड़की का नाम कोमी होता है और वो इस अस्पताल में पिछले 3 महीनों से थी और कुछ ही वक्त में उसका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन कोमी को ऑपरेशन से डर लग रहा था। फिर सातोरू कोमी से कहता है, मैं इतने दिनों से तुम्हारे सामने मेहनती बनने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे जाने से मुझे बहुत दुख होगा। उसके बाद सातोरू उससे पूछता है कि क्या तुम जानना चाहोगी कि इंसान के अंदर हिम्मत कहाँ से आती है? तुम बस अपने किसी चहेते इंसान की मुस्कुराहट के बारे में सोचो, तुम्हारे अंदर हिम्मत अपने आप आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वहीं पर छिपे 2 लोग सातोरू की तस्वीरें ले रहे थे। असल में सातोरू को 15 साल बाद होश आया है, इसीलिए न्यूज चैनल सातोरू की स्टोरी को कवर करना चाहती है, लेकिन साचिको नहीं चाहती कि उसके बेटे की हालत के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, इसीलिए वो न्यूज रिपोर्टर्स को सातोरू से हमेशा दूर ही रखती है। ये दोनों आदमी सातोरू और कोमी इन दोनों की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन वहीं पर एक आदमी आता है और इन दोनों के पास से कैमरा लेकर उन्हें धमकाकर भगा देता है। फिर वही आदमी उन दोनों के पास जाता है और उसे देखकर कोमी मिस्टर निशिजोनो कहकर पुकारती है। वो आदमी सातोरू के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे पहचाना सातोरू? लेकिन सातोरू उसे नहीं पहचान पाता। वो आदमी कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। फिर वो अपना टोपी और चश्मा उतारते हुए कहता है, मैं 5th क्लास में तुम्हारा टीचर हुआ करता था, गाकू याशिरो। उसके बाद ये दोनों सातोरू के कमरे में होते हैं और वहीं पर बातचीत कर रहे होते हैं। 5 साल पहले याशिरो ने शादी कर ली थी। उसके फादर इन लॉ चुनावी पार्टी के मेंबर थे और उनके मरने के बाद पार्टी में उनकी जगह याशिरो को मिल गया था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया और निशिजोनो रख लिया। याशिरो को हाल फिलहाल में पता चला था कि सातोरू को होश आ गया था, इसीलिए वो आज वक्त निकालकर सातोरू से मिलने आया था। इस पर सातोरू चौंकते हुए कहता है, आप अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने आए? तो इस पर याशिरो कहता है, मैं पिछले 15 सालों से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें अभी तक सब कुछ याद नहीं आया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत कुछ सारी चीजें याद आ जाएंगी। फिर ये सीन यहीं कट होता है। उसके बाद हमें सातोरू के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को दिखाया जाता है और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि सातोरू कोमी से मिलने के लिए जा रहा था।
क्योंकि 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन था, तो आज के बाद ऑपरेशन तक उससे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। सातोरू कोमी के कमरे के पास पहुंचता है तो उसे वहां पर याशिरो मिल जाता है, जो सातोरू को बताता है कि वो भी कोमी से ही मिलने गया था, लेकिन अभी वो सो रही है, इसीलिए मैं उससे मिल नहीं पाया। ये सुनकर सातोरू वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन याशिरो उसे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। और इतना कहकर याशिरो उसे छत पर ले जाता है। छत पर आने के बाद याशिरो इनके बचपन की बातें सातोरू को बताने लगता है, लेकिन सातोरू याशिरो को आवाज लगाता है और जब याशिरो सातोरू को देखता है तो सातोरू कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया। इतना सुनते ही याशिरो को सातोरू के सिर पर फिर से मकड़ी का जाल दिखने लगता है और बस इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बस एक एपिसोड और बचा है, उसके बाद हमारी ये सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्यूचर में इरेज जैसी और भी बेहतरीन एनिमे सीरीज़ और मूवीज़ देखने को मिलने वाली है। एग्जाम्पल के लिए आप री लाइफ इस एनिमे सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो और साथ में कुछ मूवीज़ भी हैं हमारे चैनल पर, आप उसे भी देख सकते हो। एंड इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे।